वेलकम टू माय चैनल जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के यूनिट 14 जो कि बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे बेस्ड है, आज हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग अभी मॉड्यूल 2 को कवर कर रहे हैं और फ्रेंड्स इस लेसन में अंतिम तक बने रहिए। हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और आपको बैंकिंग ओम्बड्समैन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से सारी की सारी यूजफुल जानकारी आपको मिल जाएगी, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम लोग टू द पॉइंट्स एकदम शॉर्ट नोट्स की तरह सभी चीज़ों को समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन एक्ट से। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा फेसबुक चैनल का, आप उससे जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि वहां पे मैं डेली क्विज कंडक्ट करता हूं और डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आप लोग यदि कुछ मिस कर रहे हैं तो वो क्विज मिस कर रहे हैं, उसको पाने के लिए, उसमें जुड़ने के लिए एक ही तरीका है, आप फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को बैंकिंग ओम्बड्समैन एक्ट से। ये बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। और किस सेक्शन के अंदर? तो सेक्शन 35A। चलिए, अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि कौन कौन से बैंक को इनके रूल को फॉलो करना है। तो जितने भी बैंक हैं इंडिया में, चाहे वो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हो, एसबीआई, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, सभी के सभी स्कीम के अंदर आते हैं दोस्तों। कोई भी ऐसे एक्सेप्शन नहीं है दोस्तों। अब देखिए, अब ये बैंकिंग ओम्बड्समैन हो कौन सकता है? बैंकिंग लोकपाल इसे हिंदी में कहा जाता है। तो लोकपाल कौन हो सकता है? तो कोई भी ऑफिसर जो कि चीफ जनरल मैनेजर या जनरल मैनेजर के रैंक का हो, वो बैंकिंग ओम्बड्समैन अपॉइंट किया जा सकता है आरबीआई के द्वारा। तो जरूरी क्या है? वो ऑफिसर जो है चीफ जनरल मैनेजर या जनरल मैनेजर के रैंक का हो। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो बैंकिंग लोकपाल बनाई गई है, ये जो बैंकिंग ओम्बड्समैन बनाई गई है, वो किस काम से बनाई गई है? तो दोस्तों, कुछ कंप्लेन है जो कि लॉन्च किए जा सकते हैं, ठीक है, बैंकिंग ओम्बड्समैन से। वो कौन कौन से कंप्लेन? आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है नॉन पेमेंट और डिलेज इन पेमेंट और कलेक्शन ऑफ चेक, ड्राफ्ट और बिल। मान लीजिए किसी चेक का पेमेंट नहीं हुआ, या किसी चेक का कलेक्शन में नहीं डाला गया, या उसमें डिले हो गया पेमेंट में, ठीक है दोस्तों, चाहे वो चेक हो, ड्राफ्ट हो या बिल हो, तो इन सभी केसेस को बैंकिंग ओम्बड्समैन सुनती है। दूसरा है हमारा नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन नोट। तो देखिए दोस्तों, बैंकों में क्या होता है कि जो स्मॉल डिनोमिनेशन नोट होते हैं वो कुछ बैंक नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो इस केस में बैंकिंग ओम्बड्समैन का काम लिया जा सकता है, हेल्प लिया जा सकता है। फिर मान लीजिए कि यहाँ कॉइन्स का एक्सेप्टेंस नहीं होता है, कहीं कहीं सिक्का नहीं जमा करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे भी बैंकिंग ओम्बड्समैन का हेल्प लिया जा सकता है। फिर उसके बाद है दोस्तों नॉन पेमेंट और डिलेज इन पेमेंट ऑफ इनवार्ड रेमिटेंस। तो जो इनवार्ड रेमिटेंस है दोस्तों, उनका नॉन पेमेंट, उनका पेमेंट नहीं होना या उनके पेमेंट में डिले होना, ये दोनों के दोनों केस भी इसके अंदर आते हैं। फेलियर टू इशू और डिले इन ड्राफ्ट इशू। अब देखिए दोस्तों, ड्राफ्ट के इशू में यदि कोई डिले हो जाए तो भी बैंकिंग ओम्बड्समैन का हेल्प लिया जा सकता है। कंप्लेंट फ्रॉम एनआरआई, कंप्लेंट फ्रॉम नॉन रेजिडेंट इंडियन हैविंग अकाउंट इन इंडिया। यदि कोई एनआरआई का कोई भी कंप्लेंट है, एनआरआई का कोई भी कंप्लेन है जिनका अकाउंट भारत में है, उसे भी बैंकिंग ओम्बड्समैन को लेना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी मैटर हो जो कि आरबीआई ने जो डायरेक्टिव इशू किया है उससे रिलेटेड कोई भी मैटर हो, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन उसके में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि इनमें से कौन सा कंप्लेन है जो कि ओम्बड्समैन नहीं सुनती है या ओम्बड्समैन सुनती है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई ने जो जो डायरेक्टिव इशू किए हैं, उन सभी डायरेक्टिव पे बैंकिंग ओम्बड्समैन का हेल्प लिया जा सकता है। चलिए, तो ये तो था। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा? अभी तक हम लोगों ने समझा कि बैंकिंग ओम्बड्समैन है क्या, कब इस्टेब्लिश हुआ, फिर इसके हेड कौन होते हैं, इसका क्या काम होता है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं किस तरह काम होता है दोस्तों। तो देखिए, जो एग्रीव्ड कस्टमर हैं वो क्या कर सकते हैं? वो बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं आफ्टर लैप्स ऑफ 1 मंथ। ठीक है दोस्तों, आफ्टर कितने महीने बाद? 1 महीने के बाद। तो 1 महीने तक क्या करेंगे? 1 महीने तक पहले वो बैंक को रिटर्न कंप्लेंट डालेंगे, बैंक को कंप्लेंट डालेंगे लिखित में। यदि बैंक के द्वारा कोई रिप्लाई नहीं आया तो उसके 1 महीने के अंदर, उसके 1 महीने के बाद जो है वो बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट डाल सकते हैं। पहला चीज याद रखिएगा दोस्तों, 1 महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ, ये कीवर्ड है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, कंप्लेंट टू बैंकिंग ओम्बड्समैन कैन बी मेड ओनली विद इन एन ईयर एंड 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच कस्टमर हैड रिसीव्ड द रिप्लाई। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए बैंक ने रिप्लाई दे दिया कस्टमर को, ये मेरा रिप्लाई है, तो कंप्लेन जो है 1 साल
के अंदर ही करना है। अब जैसे मान लीजिए कि आज का कंप्लेन है और मैं सोचूंगा कि जैसे अभी अभी अक्टूबर चल रहा है, मान लीजिए कि पिछले साल के सितंबर का कोई कंप्लेन था, तो वो जो है, या पिछले साल अगस्त का कोई कंप्लेन था, या उससे पहले का कोई कंप्लेन था, तो वो बैंकिंग ओम्बड्समैन इंटरटेन नहीं करेगी। ये काम का चीज़ समझिए दोस्तों। तो टाइम पीरियड जो दिया गया है वो है 1 ईयर, ठीक है, मतलब 1 साल के अंदर ही उस कंप्लेन को करना है, और ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कहा गया है, complaint related to credit card can be made only before the banking ombudsman within whom territorial jurisdiction the billing address of customer is located। अब देखिए, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड यदि कंप्लेंट करना है तो पहले ये देखना होगा कि जो कस्टमर है उसका जो बिलिंग एड्रेस है वो किस जुरिस्डिक्शन में लोकेटेड है। तो जिस जुरिस्डिक्शन में लोकेटेड होगा वहीं पे कंप्लेन किया जा सकता है। तो ये देखना काफ़ी आवश्यक है कि उस कस्टमर का बिलिंग एड्रेस किस जुरिस्डिक्शन में है और उसी जुरिस्डिक्शन में वो कंप्लेन किया जा सकता है। अब देखिए, उसके बाद क्या है दोस्तों, जो कंपेंसेशन अमाउंट है, ऑब्वियस सी बात है कंपेंसेशन अमाउंट मिलेगा वो 20 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। और द एक्चुअल लॉस सफर्ड बाय द कंप्लेंट विच एवर इज लोअर, जो भी कम हो। मान लीजिए कि हमारा जो यहाँ पे कंप्लेनेंट है, यानी कि जिसने कंप्लेन करता है, जो कंप्लेन किया है, उसको लॉस हुआ 10 लाख का, तो बेसिकली उसे 10 लाख का ही कंपेंसेशन मिलेगा, और 20 लाख तक मैक्सिमम कंपेंसेशन मिल सकता है। चाहे जितना उसने एक्चुअल लॉस किया वो मिलेगा, या नहीं तो 20 लाख मिलेगा। यदि मान लीजिए कि उसका 30 लाख का लॉस है तो उसे कितना मिलेगा, 20 लाख का कंपनसेशन मिलेगा। तो ये एक लिमिट आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद इसके अलावा क्या है वो समझिए। Ombudsman may also award compensation of up to 1 lakh taken into account the loss of time, expenses, harassment and mental agony suffered। तो देखिए, जो टाइम में जो लॉस हुआ, या उसके अलावा जो एक्सपेंस में जो लॉस हुआ, या जो हैरेसमेंट का हुआ, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे ऑम्बड्समैन है वो फर्दर 1 लाख का फर्दर कंपनसेशन अवार्ड कर सकते हैं। ये उन्हें पावर दी गई है। अच्छा, अब देखिए, यदि मान लीजिए कि जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है दोस्तों, वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के डिसीजन से भी नहीं वो संतुष्ट है। इफ़ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन, ही और सी कैन अप्रोच द एपेलेट अथॉरिटी विद इन 30 days ऑफ डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन ने क्या किया, सबसे पहले बैंकिंग ओम्बड्समैन ने अपना जजमेंट सुनाया। उस जजमेंट से यदि वो नाखुश है, यदि वो सेटिस्फाई असंतुष्ट हैं, तो वो क्या करेंगे, 30 दिनों के अंदर, ऑर्डर मिलने के 30 दिनों के अंदर वो एपीलेट अथॉरिटी को फर्दर अप्रोच कर सकते हैं दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि एपीलेट अथॉरिटी है कौन। तो बैंक ने क्या किया है कि बैंक के पास भी ऑप्शन है। देखिए, एक तरफ तो एक कंप्लेनेंट है और एक तरफ हमारा बैंक है, वही दोनों तो सामने बैंकिंग ओम्बड्समैन के सामने जा रहे हैं, क्योंकि कस्टमर किसका शिकायत लेके जा रहा है बैंक के पास, ये बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास, तो बैंक का शिकायत लेके जा रहा है। तो एक तरफ बैंक है और एक तरफ हमारा कंप्लेनेंट है। चलिए, तो बैंक के पास भी ऑप्शन है कि वो भी अपील कर सकता है एपीलेट अथॉरिटी पे विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 30 days। तो उस बैंक को भी पावर दी गई है कि यदि वो भी असंतुष्ट है तो वो भी 30 दिन के अंदर एपीलेट अथॉरिटी के पास अपना अपील कर सकता है। अच्छा, अब देखिए, अब ये जो एपीलेट अथॉरिटी है वो कौन होते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई ऑफिसर होते हैं, ये एक वैसे ऑफिसर होते हैं जो कि डिप्टी गवर्नर के रैंक के होते हैं, उन्हें ही एपीलेट गवर्नर बनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, बैंकिंग ओम्बड्समैन से जितने पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए ये मोर देन सफिशिएंट है। इसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस आप इसे 2-3 बार रिवाइज कीजिए। देखिए, मैंने की पॉइंट्स आप लोगों को समझा दिए हैं। हर एक पॉइंट में, हर एक जितना भी मैंने बिंदुओं को टच किया है, सभी में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे 30 दिन, फिर 1 साल, और भी बहुत चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया है दोस्तों। तो उसे आप लोग बस ध्यान में रखिए। और यदि आपको इस पीडीएफ की आवश्यकता है दोस्तों, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए, आपको पीडीएफ निश्चित रूप से टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, जो कि हमारा इस चैप्टर का सेकंड हिस्सा है, सेकंड पार्ट है। तो देखिए दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, देखिए पिछले साल ही इसमें एक बदलाव लाया गया था। पहले हम लोग कुछ और पढ़ते थे, लेकिन अब इसमें क्या आ गया है, बदलाव आ गया है। तो अब हम लोग जो बदलाव लाया गया है उसे हम लोग अब डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि अपडेटेड है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको हमारे लेजिस्लेशन में अपडेटेड वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मिलेगा। चलिए समझते हैं एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का उसने किसको रिप्लेस किया, उसने 1986 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को 20 जुलाई 2020 से रिप्लेस कर दिया दोस्तों। अब न्यू एक्ट में क्या क्या है, न्यू एक्ट क्या करता है, एम्पावर्स एंड प्रोटेक्ट राइट ऑफ कंज्यूमर थ्रू वेरियस रूल एंड प्रोविजन। तो कैसा कैसा प्रोविजन है, तो देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, डिस्प्यूट रेडिसल कमीशन है, मेडिटेशन है और प्रोडक्ट लायबिलिटी है। ये 4 के 4 स्तंभ हैं, ये 4 के 4 रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं,
जिनके थ्रू कोई जो नया एक्ट है हमारा वो किसी कंज्यूमर की राइट को प्रोटेक्ट करता है। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो था उसने क्या इस्टेब्लिश किया, उसने सेंट्रल कस्टमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो प्रोटेक्ट करेगा, प्रमोट करेगा और इन्फोर्स करेगा कंज्यूमर के राइट को। ठीक है दोस्तों, जो कंज्यूमर का राइट्स है उसे वो संरक्षण देगा दोस्तों, उसे वो इन्फोर्स करेगा और उसे प्रमोट भी करेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये CCPA याद रखेंगे, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए CPA 2019, ये CPA क्या है दोस्तों? CPA कुछ नहीं है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट में CPA लिखा हूँ। तो CPA 2019 ने क्या किया, इट अलाउज सिंप्लीफाइड रिजोल्यूशन प्रोसेस थ्रू ए स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन विच कैन रिव्यू देयर ऑन ऑर्डर्स, ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर हियरिंग। तो देखिए दोस्तों, दो स्टेज पे, एक स्टेट स्टेज पे और एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन के स्टेज पे, वो जो हमारे कमीशंस बैठाए गए हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं और फिर कंप्लेन को दोबारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू फाइल कर सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हियरिंग पे ला सकते हैं दोस्तों। A manufacturer or product service provider will be held responsible to compensate for injury and damage caused by defective product। ये तो ऑब्वियस सी बात है, तो किसे जिम्मेवार ठहराया जाएगा? जिसने वो प्रोडक्ट बेचा है, ऑब्वियस सी बात है, वही तो जिम्मेवार ठहराएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो मैन्युफैक्चरर हैं तो उन्हें ही जिम्मेवार ठहराया जाएगा, ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, यदि प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आता है तो। अब देखिए, पहला कन्विक्शन में क्या होगा, पहला कन्विक्शन में क्या होगा कि जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो लाइसेंस को सस्पेंड कर सकती है। ठीक है, किसे? तो जिस पर्सन को लाइसेंस इशू किया गया था फॉर द पीरियड अप टू 2 ईयर, 2 साल तक लाइसेंस को वो सस्पेंड कर सकती है। ठीक है, और उसके मान लीजिए कि ये तो पहला कन्विक्शन में था, और उसके बाद दूसरा कन्विक्शन या उसके बाद का जो कन्विक्शन होगा तो उसमें वो पूरे के पूरे परमानेंटली लाइसेंस को कैंसिल कर सकती है। तो ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि पहले कन्विक्शन के बाद जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो लाइसेंस को 2 साल के लिए रोकती है दोस्तों, बंद करती है, सस्पेंड करती है, और उसके बाद के कन्विक्शन में वो परमानेंटली चाहे तो परमानेंटली लाइसेंस को बंद कैंसिल कर सकती हैं। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 मैंडेट्स ई कॉमर्स कंपनी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिटर्न, रिफंड एंड ग्रीवियंस रिड्यूसल मैकेनिज्म एंड टू एक्नॉलेज द कंप्लेंट विद इन 48 आवर। तो ये कहा गया है कि 2019 के जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जितने भी ई कॉमर्स कंपनी है, ई कॉमर्शियल साइट जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन्हें कंज्यूमर के जो ग्रीवियंसेस हैं उसे रिएड्रेस करना है विद इन 48 आवर, 48 घंटे के अंदर उन्हें क्या करना है, उसे रीएड्रेस करना है और उन्हें सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, रिटर्न का, रिफंड का और जितने भी ग्रीवियंसेस है, ये सभी के सभी काम 48 घंटे के अंदर करने हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 48 आवर्स, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए, स्टेट कमीशन मैं फिर से बता दिया हूँ कि यहाँ पे हमारे जो एक स्टेट लेवल पे है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो जो स्टेट कमीशन है उनके जो प्रेसिडेंट होंगे और उनके जो मेंबर्स होंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे हैं उनके जो प्रेसिडेंट और मेंबर होंगे, वो देखिए समझिए बात को, वो कौन अपॉइंट करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। तो देखिए, अपॉइंटमेंट का हिस्सा दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन अकेला नहीं कर सकती है वो किसका सहायता लेगी? तो वो रिकमेंडेशन लेगी, एक कमेटी बैठाया गया है दोस्तों, और उस कमेटी के अंदर देखिए कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से लोग आते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो आएंगे, या कोई भी जज हाई कोर्ट का जो कि उसे चेयरपर्सन कहा जाएगा। तो उस कमेटी का चेयरपर्सन कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा, उस कमेटी का चेयरपर्सन है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, यानी तो कोई भी हाई कोर्ट का जज जिसे उस चीफ जस्टिस ने नॉमिनेट किया है दोस्तों। इसके बाद पहला तो था, हम लोगों ने डिस्कस किया चेयरपर्सन कौन है। अब उस कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे? तो सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट में जो कंज्यूमर अफेयर के सेक्रेटरी होंगे वो उसके मेंबर होंगे, और उसके जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो नॉमिनी होंगे वो भी उसके मेंबर होंगे। तो देखिए दोस्तों, किसी भी कमेटी में एक चेयरपर्सन होते हैं और कुछ मेंबर्स होते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ये जो कमेटी का गठन हुआ है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करेगी कि किसे अपॉइंट किया जाए। ठीक है दोस्तों, वो उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? चेयरपर्सन है हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, या नहीं तो कोई भी हाई कोर्ट के जज जो कि जिसे उन्होंने मनोनीत किया है, ठीक है, नॉमिनेट किया है। और मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो मेंबर्स है चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उनके द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर्स।
अब आइए दोस्तों एक बार हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन को और स्टेट कमीशन को। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन में प्रेसिडेंट कौन है, तो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, नॉट लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 35 साल से ज़्यादा उम्र के डिस्ट्रिक्ट जज ही हमारे प्रेसिडेंट कहलाएंगे। दो हैं, एक प्रेसिडेंट है और एक मेंबर है। तो पहले हम लोग प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों, और ये चार्ट आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें सारी की सारी चीज़ एकदम कॉम्पैक्ट वे में समझाए गए हैं। तो जहाँ जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के प्रेसिडेंट कौन होंगे, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के प्रेसिडेंट होंगे डिस्ट्रिक्ट जज, जिनका 35 साल से ज़्यादा एज है। स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट कौन होंगे, तो हाई कोर्ट जज होंगे, जिनका 40 साल से ज़्यादा एज है। ठीक है दोस्तों, अब जरा मेंबर्स की बात करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो मेंबर्स होंगे, ही इज़ अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी, हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 15 ईयर्स इन लॉ, कंज्यूमर अफेयर। तो उन्हें 15 साल से ज़्यादा अनुभव होना चाहिए लॉ में और कंज्यूमर अफेयर में, ठीक है, तब वो मेंबर बन सकते हैं। और जहाँ तक स्टेट कमीशन की बात है, स्टेट कमीशन में मेंबर वही लोग हो सकते हैं जो 10 साल या 10 साल से ज़्यादा प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वही मेंबर हो सकते हैं स्टेट कमीशन के। समझ रहे दोस्तों, प्रेसिडेंट के लिए क्या नियम था, प्रेसिडेंट के लिए नियम ये था कि यदि वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अपॉइंट होना चाहते हैं प्रेसिडेंट के रूप में, तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए और उनके साल 35 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए उनकी एज। और यदि स्टेट कमीशन में प्रेसिडेंट होना चाहते हैं तो वो हाई कोर्ट के जज होंगे और उनकी एज 40 साल से ज़्यादा होगी। ये तो था प्रेसिडेंट का नियम। जहाँ तक बात है मेंबर्स के नियम की, तो मैंने समझा दिया आप लोगों को। स्टेट कमीशन में यदि मेंबर बनना है तो आपको 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में। ठीक है, किसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में, या उसके ट्रिब्यूनल के सेम लेवल पे। चलिए, इसके बाद क्या कहा गया है, एटलीस्ट वन मेंबर और द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल बी वुमेन। हाँ, एटलीस्ट कम से कम एक लोग, यानी तो जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के क्या होंगे, वो वुमेन होंगे। और जो जो हमारे स्टेट कमीशन है, स्टेट में जो कमीशन है दोस्तों, उसके एटलीस्ट वन मेंबर वो भी वुमेन होंगे। तो दोस्तों ये था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। आज हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट एक्ट को डिस्कस किए, एक था बैंकिंग ओम्बड्समैन एक्ट, बैंकिंग लोकपाल, और एक था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो दोस्तों यदि लेसन आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक कीजिए। आपको इसका पीडीएफ रेगुलर इंटरवल पे मैं हर एक टॉपिक का पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद।